नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम उत्तराखंड के खनिज संसाधनों के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। और उत्तराखंड के खनिज संसाधनों से संबंधित जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में चूना पत्थर कहाँ मिलता है। तो उत्तराखंड में जो चूना पत्थर है आपके देहरादून में भी मिलता है, पिथौरागढ़ जनपद में भी मिलता है, टिहरी गढ़वाल और चमोली जनपद में भी चूना पत्थर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देहरादून के मंदारम और बारकोट क्षेत्र में मिलते हैं। तो देहरादून का जो मंदारम क्षेत्र और बारकोट क्षेत्र है, यहाँ पे आपके अच्छे किस्म का चूना पत्थर मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चूना पत्थर का सर्वाधिक यूज होता है। तो चूना पत्थर का सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है आपके सीमेंट उद्योग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संगमरमर के पर्याप्त भंडार मिलते संगमरमर के पर्याप्त भंडार है। तो मसूरी के पास संगमरमर के भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है, या यूं बोलेंगे कि मसूरी के बगल में आपके संगमरमर के भंडार मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में संगमरमर कहाँ मिलता है। तो उत्तराखंड में संगमरमर आपके देहरादून में भी मिलता है, नैनीताल में भी देखने को मिलेगा, और टिहरी गढ़वाल में भी आपके संगमरमर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में मैग्नेसाइट मिलता है। तो उत्तराखंड में मैग्नेसाइट जो मिलता है ये आपके चमोली जनपद, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद में मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नेसाइट का उपयोग किया जाता है। तो मैग्नेसाइट का यूज आपके ताप से से भट्टियां बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सोप स्टोन मिलता है। तो उत्तराखंड में सोप स्टोव या टॉल्क जो मिलता है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में मिलता है, बागेश्वर में भी मिलता है, पिथौरागढ़ और चमोली जनपद में भी मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौंदर्य प्रसाधन, टेल्कम पाउडर, पेंट्स, साबुन आदि उद्योगों उपयोगी है। तो ये आपके सोप स्टोन जो है ये आपके सौंदर्य प्रसाधन, पाउडर, पेंट्स आदि के उद्योग में उपयोगी माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में बेस मेटल्स मिलते हैं। तो उत्तराखंड में जो बेस मेटल्स मिलते हैं आपके अल्मोड़ा में जनपद में मिलते हैं, नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, चमोली, देहरादून आदि जनपदों में बेस मेटल्स देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में रॉक उत्तराखंड में रॉक फास्फेट मिलते हैं। तो उत्तराखंड में जो रॉक फास्फेट मिलते हैं ये आपके राजधानी देहरादून में मिलते हैं, टिहरी गढ़वाल मिलते हैं, और नैनीताल जनपद में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में डोलोमाइट मिलता है। तो उत्तराखंड में जो डोलोमाइट मिलता है ये आपके देहरादून, पिथौरागढ़ और टिहरी गढ़वाल में मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेराइट्स मिलता है। तो उत्तराखंड में जो बेराइट्स मिलेंगे ये आपके देहरादून जनपद में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में गंधक और मक्षिक मिलता है। तो गंधक आपके चमोली और देहरादून जिले में मिलता है। राज्य में एस्बेस्टोस राज्य उत्तराखंड में एस्बेस्टोस मिलता है। तो ये आपके पौड़ी और अल्मोड़ा जनपद में मिलता है। उत्तराखंड में लोहा मिलता है। तो लोहा आपके नैनीताल, चमोली, पौड़ी और टिहरी गढ़वाल में मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में तांबा मिलता है। तो तांबा उत्तराखंड के चमोली जनपद में भी मिलता है, पौड़ी गढ़वाल में भी मिलता है, टिहरी और देहरादून में भी मिलता है, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल जनपदों में भी आपके तांबा देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में शीशा मिलता है। तो उत्तराखंड में जो शीशा आपके पिथौरागढ़ जनपद में मिलता है, अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी या पौड़ी गढ़वाल जिलों में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में ग्रेफाइट मिलता है। तो उत्तराखंड में ग्रेफाइट जो मिलता है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में, पौड़ी गढ़वाल में और नैनीताल जनपद में मिलता है। उत्तराखंड में स्लेट्स मिलते हैं। तो उत्तराखंड में स्लेट्स जो मिलते हैं ये आपको उत्तरकाशी जनपद, नैनीताल जनपद और पौड़ी जनपद में मिलते हैं। उत्तराखंड में टीन मिलता है। तो उत्तराखंड में टीन आपके चमोली जनपद में मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में खनन नीति की घोषणा की गई थी। तो उत्तराखंड में जो खनन नीति की घोषणा की गई थी आपके 2001 में की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति लाई गई थी। तो उत्तराखंड राज्य ने आपके वन स्टेट वन रॉयल्टी जो पॉलिसी लाई थी आपके 2023 में लाई थी। खिरा खोट आंदोलन संबंधित है। तो खिरा खोट आंदोलन का संबंध आपके खड़िया खनन से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन क्षेत्र में स्थित खदानों में खनन किया जाता है। ये उत्तराखंड वन विकास जो वन क्षेत्र में जो खनन किया जाता है ये आपके उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है। और इससे आगे हम उत्तराखंड की मिट्टी, कृषि, पशुपालन से संबंधित क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड के मिट्टी, कृषि, पशुपालन से संबंधित जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में
पहली और द्वितीय कृषि नीति जारी की गई थी। तो उत्तराखंड ने जो अपनी पहली कृषि नीति लाई थी आपके 2011-12 में लाई थी, और दूसरी जो कृषि नीति या एग्रीकल्चर पॉलिसी लाई थी ये आपके 2018 में लाई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग कितने परसेंट है। तो उत्तराखंड में जो कृषि से जो जुड़े हुए लोग हैं ये आपके लगभग 12%, 12.81% है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल कार्यशील जनसंख्या जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, तो उत्तराखंड में जो कुल कार्यशील जनसंख्या उसमें आपके 33.38% जो है आपके कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल भू क्षेत्र का 86% जो भाग है आपका पर्वतीय क्षेत्र में है, और 14% के आसपास वन जो है आपका समतलीय मैदान है। तो ध्यान रखना उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें 86.07% तो आपका पर्वतीय क्षेत्र है, और 13.93% जो है ये आपके समतलीय मैदान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में पीएम किसान सम्मान निधि योजना संचालित है। तो उत्तराखंड में जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना ये आपके 1 दिसंबर 2018 से संचालित है, और इसमें किसानों को आपके हर साल आपके 6,000 रुपये दिए जाते हैं, और 2-2 हज़ार करके 3 किस्तें दी जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना चलाई जा रही है। तो उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना चलाई जा रही है आपके 2020-21 से चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भू क्षरण पर्यावरण ह्रास को रोकने के लिए चलाई जा रही है। तो उत्तराखंड में आपके पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए और पर्यावरण ह्रास को रोकने के लिए आपको उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम्या फर्स्ट की सफलता के बाद 15 जुलाई 2014 से 31 जनवरी 2022 तक देहरादून, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर में आपके 2,638 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की में चलाई गई थी। तो ये आपकी ग्रामीण 2 योजना चलाई गई थी, यानी उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना सेकंड चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कई प्रकार की मृदाएं पाई जाती है और कौन कौन सी है। तो उत्तराखंड में आपको तराई मिट्टी भी देखने को मिलेगी, बावर मृदा भी देखने को मिलेगी, टेक्सचरी मिट्टी भी देखने को मिलेगी, क्वार्टजाइट मिट्टी भी देखने को मिलेगी, ज्वालामुखी मृदा भी देखने को मिलेगी, दोमट मिट्टी भी देखने को मिलेगी, भूरी मिट्टी और लाल पीली मिट्टी भी देखने को मिलेगी, और बसमी मिट्टी भी देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्षेत्र में मृदा कंकड़ पत्थरों तथा मोटे बालुओं से युक्त होती है। तो जो बाबर क्षेत्र होता है यहाँ की जो मिट्टी होती है ये कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी होती है, और यहाँ पे मोटे बालू देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तराई क्षेत्र के मृदा विहीन खड़ों वाली बाबर तथा शिवालिक क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक परिपक्व होती है, इसमें कमी पाई जाती है। तो जो तराई क्षेत्र की जो मिट्टी होती है इसमें आपके नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी देखी जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टर्शियरी प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो टर्शियरी प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है आपकी शिवालिक पहाड़ियों पर तथा दून क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वालामुखी एवं क्वार्टजाइट मृदा पाई जाती है। तो ज्वालामुखी और क्वार्टजाइट मृदा जो पाई जाती है ये आपके नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में ज्वालामुखी टाइप की मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोमट मृदा पाई जाती है। तो दोमट मिट्टी आपके शिवालिक के निचले ढालों और दून घाटियों में आपको दोमट मिट्टी देखने को मिलेगी। कम वर्षा वाले कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ी भागों में मिलने वाली अपरिपक्व मृदा कौन सी है। तो कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ी भागों में जो मिलने वाली जो अपरिपक्व मृदा ये आपकी उच्चतम पर्वतीय छिछली मृदा देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़ी ढालों पर पहाड़ियों के किनारे पाई जाती है। तो पहाड़ी ढलानों पर या पहाड़ियों के किनारे जो मिट्टी पाई जाती है आपकी लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नैनीताल, मसूरी, चक्रता के निकट चूने, बलुआ पत्थर, सेल और डोलोमाइट चट्टानें निर्मित हैं। ये आर्द्रता गाई और उपजाऊ मृदा है। तो ये आपकी भूरी लाल पीली मृदा है। अगला क्वेश्चन करा कि घास के मैदानों के निचले भागों में वनों में मिलता है। तो घास के मैदानों के जो निचला भाग होता है यहाँ वहाँ पे आपके उपपर्वतीय मृदा देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन करा कि सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से उत्तराखंड में 3 प्रकार की कृषि भूमि मिलती है। तो उत्तराखंड में आपके सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से देखें तो उत्तराखंड में 3 प्रकार की कृषि भूमि देखने को मिलती है। एक तालाब भूमि, दूसरी आपकी उपराऊ भूमि, तीसरी आपकी इजरान भूमि देखने को मिलती है।
भूमि उपयोग सांख्यिकी डायरी 2022-23 के आंकड़े देखेंगे। ये कह रहा है कि राज्य में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल कितना है। तो मुझे नहीं लगता कि यह डाटा आपसे पूछ सकता है कि 6 लाख के आसपास है ना। इतना याद रखना, 6 लाख हेक्टेयर के आसपास है। और राज्य में कुल प्रतिवेदन क्षेत्र मतलब वन क्षेत्र कितना है, ये भी परसेंटेज में याद रख लेना कि 63% के आसपास है या 63.81% है। अगला ऑप्शन करें कि राज्य में कुल प्रतिवेदन क्षेत्र में स्थायी चारागाह कितना है। तो स्थायी चारागाह जो है ये आपके 3.46% है। तो इसको भी आप परसेंटेज में याद रखना, इतना डाटा याद करना मुश्किल है। ये कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में वृक्ष और झाड़ियाँ और भागों कौन देख रहा है कितने वृक्ष है कितनी झाड़ियाँ हैं। तो ये सब इनकी गिनती करनी मुश्किल है और याद रखना भी मुश्किल है। तो इसमें से ज़्यादातर डाटा आपको स्किप ही करना है। एक इसमें मुझे कमी काम का डाटा लग रहा है। बाकी अगर आपको ये लगता है कि कुछ इनमें से कुछ डाटा पूछ सकते हैं या आपको ये लगता है कि मैं याद कर सकता हूँ, तो आप इसको याद कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में 11 पर्वतीय जिलों का भाग कितना है। तो ये आपके 58% के आसपास भाग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में 2 मैदानी जिलों का भाग कितना है। तो ये आपके 41% के आसपास है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र का क्रमशः कितना योगदान है। तो कुमाऊं क्षेत्र में आपके 49% के आसपास है और गढ़वाल क्षेत्र में आपके 50% के आसपास है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक और सबसे कम भूमि क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं। तो उत्तराखंड में जो सर्वाधिक वन भूमि वाला जनपद है आपको उत्तरकाशी है। और सबसे कम वन भूमि वाला जो जनपद है ये आपके हरिद्वार जनपद है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक और सबसे कम ऊसर भूमि क्षेत्रफल वाला जिला है। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जनपद जो आपका चमोली है और सबसे कम ऊसर भूमि वाला जनपद आपका नैनीताल है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक और सबसे कम प्रति भूमि वाला क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक प्रति भूमि वाला जनपद पौड़ी गढ़वाल है और सबसे कम प्रति भूमि क्षेत्रफल वाला जनपद आपका रुद्रप्रयाग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक और सबसे कम चारागाह भूमि क्षेत्रफल वाले जिले हैं। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक चारागाह भूमि वाला जनपद आपका चमोली जनपद है और सबसे कम चारागाह भूमि वाला जनपद आपका टिहरी गढ़वाल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम शुद्ध बोए गए भूमि क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक शुद्ध बोए गए भूमि क्षेत्रफल वाला जनपद आपका उधम सिंह नगर है और सबसे कम शुद्ध बोए गए भूमि क्षेत्रफल वाला जनपद आपका चंपावत है। और इससे आगे हम उत्तराखंड के जो भूमि बंदोबस्त है उनको उनसे संबंधित क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश काल में राज्य में कुल भूमि बंदोबस्त हुए थे। तो आज़ादी से पहले जो ब्रिटिश काल में जो उत्तराखंड में कुल भूमि बंदोबस्त होते हैं आपके 11 भूमि बंदोबस्त हुए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश काल का पहला एक साला भूमि बंदोबस्त हुआ था। तो ब्रिटिश काल में जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था ये आपके 1815 में कुमाऊं में ट्रेल की सहायता से ई गार्डनर के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश काल का पहला त्रिशाला बंदोबस्त हुआ था। तो ब्रिटिश काल में जो पहला त्रिशाला बंदोबस्त हुआ था ये आपका 1817 में हुआ था और ये बंदोबस्त आपके ट्रेल के नेतृत्व में हुआ था और ये आपका त्रिशाला बंदोबस्त था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश काल में पहला पंचसाला भूमि बंदोबस्त हुआ था। तो जो पहला पंचसाला भूमि बंदोबस्त हुआ था ये आपका 1823 में हुआ था और ये बंदोबस्त भी आपके ट्रेल के नेतृत्व में ही हुआ था। और इस पंचसाला भूमि बंदोबस्त को आपके 80 साला बंदोबस्त भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश काल में पहला 20 साला भूमि बंदोबस्त शुरू हुआ था। तो 20 साला जो ब्रिटिश काल में जो पहला 20 साला भूमि बंदोबस्त शुरू हुआ था ये आपके 1840 में हुआ था और ये आपके लुन्सी गटन के नेतृत्व में ये भूमि बंदोबस्त हुआ था। तो इसको 20 साला को ऐसे याद कैसे रखना। तो ये 20 साला बंदोबस्त जो है आपके 20 दूना 40 होता है ना, तो इस तरह से इसको जोड़ लेना। तो पहला 20 साला बंदोबस्त आपके 1840 में हुआ था और लुन्सी गटन के नेतृत्व में ये बंदोबस्त हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण नौवां भूमि बंदोबस्त हुआ था। तो ब्रिटिश काल का जो नौवां भूमि बंदोबस्त हुआ था ये आपका 1863 से 1883 के बीच हुआ था और यह दूसरा 20 साला बंदोबस्त था और ये वैज्ञानिक विधि से हुआ पहला बंदोबस्त था और इसलिए इसे विकट बंदोबस्त भी कहते हैं। और इसमें भूमि को आपके 5 वर्गों में बांटा गया था।
तो ध्यान रखना, जो भूमि का जो नौवां भूमि बंदोबस्त हुआ था, ये 1863-83 के बीच हुआ था, और ये दूसरा 20 साल बंदोबस्त था, और वैज्ञानिक विधि से ये बंदोबस्त हुआ था, और इसका आपके विकट बंदोबस्त कहा जाता है। भूमि को आपके 5 वर्गों में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन करा कि ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो ब्रिटिश काल का जो अंतिम या 11वां भूमि बंदोबस्त हुआ था, ये आपको 1928 में हुआ था, और ये बंदोबस्त आपके केवल गढ़वाल में हुआ था, और ये बंदोबस्त आपके इप्सन के नेतृत्व में ये बंदोबस्त हुआ था। अगला क्वेश्चन करा कि आज़ादी के बाद पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो आज़ादी के बाद पहला जो भूमि बंदोबस्त हुआ था, आपके 1960-64 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1960-64 में भूमि बंदोबस्त में कितने एकड़ तक के किसानों को भू राजस्व से मुक्त कर दिया गया था? तो ये आपके 3-1/8 एकड़ भूमि को आपके कर मुक्त भूमि कर दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में चलाई जा रही है, तो वर्तमान में उत्तराखंड में आपके स्वैच्छिक चकबंदी चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य गठन के ठीक पूर्व सक्रिय जोत आपके 9.26 लाख थी, लेकिन एब्सेंटी लैंडलॉर्ड की दर अधिक होने के कारण ये सक्रिय धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है। इसकी जोतें सक्रिय जो जोत है यहाँ पे कम हो रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खेतों की प्रति छोड़कर खेती खेतों की प्रति छोड़कर रोजगार की तलाश बाहर चले जाने को कहते हैं। तो खेतों की प्रति छोड़कर रोजगार की तलाश में बाहर जाने को आपके एब्सेंटी लैंडलॉर्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि कृषि गणना 2011 के अनुसार पूछा कि कुल क्रियात्मक जोत संख्या या क्षेत्रफल कितना था? तो ये आपको याद नहीं रखना, इतना डाटा मुश्किल है याद रखना, ये फिर भी ये डाटा वाला क्वेश्चन है, इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन करा है कि किसी गणना में आपके समस्त जोतों का औसत आकार कितना था? तो 2011-12 में 10-11 में आपके जो उत्तराखंड में समस्त जोतों का जो आकार था, ये आपका 0.89 हेक्टेयर था। अगला क्वेश्चन करा कि कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में समस्त जोतों का औसत आकार कितना था? तो 2010-11 में तो आपके 0.89 हेक्टेयर था, और 2015-16 में ये घटकर आपके 0.85 हेक्टेयर हो गया था। तो इसमें से ये ऊपर वाला भी याद नहीं रखना, बस आप ये ध्यान रखना, अगर ये पूछेगा 15-16 के हिसाब से कितने समस्त हेक्टेयर जो औसत आकार कितना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया गया था। तो उत्तराखंड में जो भू अभिलेखों का जो कंप्यूटरीकरण किया गया है, ये आपके देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर से किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारंपरिक स्थानीय भूमि का पैमाना क्या है? तो पारंपरिक स्थानीय भूमि का जो मापने का जो पैमाना है, ये आपका नाली और मुट्ठी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही है। तो उत्तराखंड में जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही है, आपके 2015-16 से चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपके सांख्यिकी डायरी 2022-23 के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में जल संसाधनों के नियोजन, विकास एवं प्रबंधन हेतु राज्य ने जल नीति जारी की थी। तो जो उत्तराखंड जल नीति जारी की गई थी, आपके 2019 में जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में सकल सिंचित क्षेत्र कितना है? तो ये भी आपको याद नहीं रखना है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र भी कितना है, ये पॉसिबल नहीं, इतना डाटा याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है? तो उत्तराखंड में जो कुल कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र है, ये आपके 53% के आसपास है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में सकल सिंचित क्षेत्रफल कितना है? तो मैदानी क्षेत्र में तो आपके जो सिंचित क्षेत्र है, आपके 98% से अधिक है, और पर्वतीय क्षेत्र में ये आपका 22% के आसपास है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई की जो सुविधा है आपके उधम सिंह नगर में, और यहाँ पे आपके 99% से अधिक आपके सिंचाई की सुविधा है। और हरिद्वार दूसरे नंबर का हरिद्वार है, दूसरे नंबर का जनपद हरिद्वार है, जहाँ पे सबसे अधिक सिंचाई की जाती है, और यहाँ पे आपके 97% से अधिक सिंचित भूमि है। तीसरे नंबर का स्थान आपका नैनीताल है, और नैनीताल में आपके 62% से अधिक भूमि पर सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सबसे कम प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई की सुविधा है आपके उधम सिंह नगर जनपद में है, और सबसे कम सिंचाई की जो सुविधा है ये आपके सिंचित क्षेत्र जो है आपके चमोली जनपद में है। यहाँ पे आपके 4.25% मात्र सिंचित क्षेत्र है, या यूँ बोलें कि 4% के आसपास ही
सिंचाई की सुविधा है। और दूसरे नंबर पर आपके अल्मोड़ा है, यहाँ पे अब भी आपके 7% के आसपास है। फिर पिथौरागढ़ में आपके 10% के आसपास सिंचाई की सुविधा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्र में से जो उत्तराखंड में जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र इसमें से आपके 71% से जो अधिक सिंचाई की सुविधा है आपके नलकूपों से की जाती है। और 20% के आसपास जो सिंचाई होती है आपकी नहरों से होती है। और 0.73% के आसपास कुओं कुओं से, तालाबों से और बाकी अन्य स्रोतों से भी सिंचाई की सुविधा की जाती है। तो पूछ सकते हैं आपसे, हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा सिंचाई किसके माध्यम से की जाती है, तो ध्यान रखना आपके नलकूपों के माध्यम से की जाती है। और दूसरे नंबर पर आपके नहरों का नाम ध्यान रखना, तीसरे नंबर पर आपके कुओं का ध्यान रखना। हो सकता है क्वेश्चन आपसे ये पूछें कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा सिंचाई किस क्षेत्र किस से की जाती है, तो यहाँ वहाँ हो सकता है आपके नलकूप ऑप्शन ना दे और नहर दे दे, कुएं दे दे, तालाब दे दे, तो इसमें सब कन्फ्यूजन हो सकता है। तो पहले नंबर पे नलकूप है, दूसरे पे नहरें हैं, तीसरे पे आपके कुआं तालाबों का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल नलकूप सिंचित भूमि में सर्वाधिक नलकूप सिंचित भूमि वाले 4 जिले क्षेत्रफल के घटते क्रम से बताइए। तो नलकूपों से जो सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है आपके उधम सिंह नगर जनपद में होती है। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सिंचाई आपके हरिद्वार में होती है। तीसरे नंबर पे नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई आपके नैनीताल में होती है। और चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों से आपके देहरादून में होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में कुल नहर सिंचित भूमि सर्वाधिक नहर सिंचित भूमि वाले 4 जिले बताइए। तो नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई जो होती है आपको उधम सिंह नगर में होती है। और नलकूपों से भी सबसे ज़्यादा सिंचाई आपके उधम सिंह नगर जनपद में होती है। और नहरों की दूसरी नहरों से सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा सिंचाई आपके देहरादून में होती है। और नहरों से सबसे तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा सिंचाई आपके हरिद्वार में होती है। और चौथे नंबर सबसे ज़्यादा सिंचाई आपके नैनीताल जनपद में होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में सिंचाई राज्य के नलकूप कितने हैं। उत्तराखंड में सिंचाई राज्य के नलकूप कितने हैं, तो ये डाटा याद नहीं रखना बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन कह रहा है नहरों की कुल लंबाई कितनी है, हमें नहीं मतलब कितनी याद, मतलब ये नहीं है कि कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई है, इतना याद रखना मुश्किल है। ये कह रहा है कि लघु डाक नहर कुल, ये भी याद नहीं रखना। कह रहा है कि राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। तो उत्तराखंड की जो सबसे पुरानी नहर है ये आपकी ऊपरी गंगा नहर है। और इसका निर्माण आपके आज़ादी से पहले किया गया था। और ये आपके 1842 से 54 के बीच इसका निर्माण हुआ था। और ये आपके हरिद्वार में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल है। तो ऊपरी गंगा नहर का जो उद्गम स्थल है ये आपका हरिद्वार में है। अगला क्वेश्चन है टिहरी परियोजना का शिलान्यास किया गया था। तो टिहरी परियोजना का जो शिलान्यास किया गया था आपके 1972 में किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया का सबसे ऊंचे टिहरी डैम का जल धारण क्षमता कितनी है। तो टिहरी डैम जो है इसकी जो जल धारण करने की क्षमता ये आपकी 3539 इंटू 10 की पावर 6 घन मीटर है। और टिहरी डैम की ऊंचाई जो है आपकी 260.5 मीटर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि टिहरी परियोजना में कितने लाख हेक्टेयर की भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। तो टिहरी परियोजना से आपके लगभग 2.7 लाख हेक्टेयर की भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी परियोजना को क्या संज्ञा दी गई है। तो टिहरी परियोजना को आपके राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शारदा नहर बनबसा से निकली है। और इसका निर्माण 1928 में किया गया था। और इससे सिंचाई की जाती है। तो इससे जो शारदा नहर है ये आपके इससे सिंचाई आपके चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर आदि जनपदों में की जाती है। तो ध्यान रखना ये जो शारदा नहर है ये आपके बनबसा से निकलती है। और इसका निर्माण आपको 1928 में किया जाता है। और इस नहर का फायदा आपके चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर जनपदों को मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नानक सागर बांध नैनीताल और उधम सिंह नगर की सीमा पर स्थित है। और इस बांध का निर्माण किया था। तो नानक सागर बांध जो है ये आपके नैनीताल और उधम सिंह नगर की सीमा पर है। और इसका निर्माण आपके नंदो नदी पर किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चाल खाल योजना संबंधित है। तो चाल खाल योजना का जो संबंध है आपके जल स्तर में सुधार से संबंधित है। और इससे आगे हम उत्तराखंड के फसलों से संबंधित क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करेंगे।